Hello everyone to my class. Welcome to my class for Indian polity. The last class we was discuss about the schedule for India, Indian Constitution for schedule. 12 अनुसूचियां हमें पढ़नी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुसूचियां है। इसमें हमने एक्नॉलेजमेंट ऑफ द शेड्यूल पढ़ा, उसके बाद अब 2 शेड्यूल पढ़ी। अब हमें इस वाली क्लास में थर्ड शेड्यूल, इसमें क्या मेंशन है, फोर्थ शेड्यूल में क्या मेंशन है, फिफ्थ शेड्यूल क्या चीज कह रही है, और इंडिया के 6 शेड्यूल्स क्या कहना चाह रहे हैं। ये 4 अनुसूचियां, और हम थर्ड शेड्यूल की तरफ चलते हैं। इस अनुसूची में कहा गया कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिनके बारे में शपथ और प्रतिज्ञा के रूप में शामिल है। यानी इस शेड्यूल में एक ऐसा प्रोविजन है कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स होंगे, कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे कि वो इस थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही अपना शपथ लेंगे। जैसे शपथ लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर्स, तो उस तरह से इसमें प्रोविजन है। तो अब हम बात करते हैं सीधा, हमें इंडिया में लोकसभा देखा, लोकसभा के इलेक्शंस में कुछ मिनिस्टर्स चुने जाते हैं। तो आपने देखा होगा सेंट्रल मिनिस्टर्स है ना, उसके बाद स्टेट्स मिनिस्टर्स और राज्य प्रभार मंत्री, ये 3 मंत्री होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और मेन मिनिस्टर्स होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। सेंट्रल मिनिस्टर्स इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आएंगे, स्टेट मिनिस्टर्स भी इसी थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत शपथ लेंगे, राज्य प्रभार मंत्री भी इसी शेड्यूल के अंतर्गत शपथ लेंगे। उसके बाद एमपी, यानी जितने एमपी हैं, क्योंकि भाई जितने एमपी, मान लो 545 एमपी है, टोटल एमपी ऑफ लोकसभा 545, लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर जो चुने जाते हैं वो 25 से 26 सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं, 15-16 ये होते हैं, 15-16 ये होते हैं, ज्यादा तो होते नहीं है। मान लो एक अकॉर्डिंग मान लो 50 से 60 मंत्री चुन लिए, सेंट्रल, ये स्टेट और राज्य प्रधानमंत्री, पर 545 है पूरी टोटल सीट। तो एमपी जितने होंगे वो भी शपथ लेंगे इसी थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत। उसके बाद एमएलए, स्टेट के एमएलए, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी एमएलए होंगे वो भी इसी शेड्यूल के अंतर्गत शपथ लेंगे। उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का सैलरी, पेंशन, विशेषाधिकार सब सेकेंड शेड्यूल में पढ़ा था, और थर्ड शेड्यूल में ये इसी के अकॉर्डिंग शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करेगा इंडिया का प्रेसिडेंट, और हाई कोर्ट के जिसको अपॉइंट करेगा उस स्टेट का गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है उस स्टेट का गवर्नर या उस सेंट्रल टेरिटरीज का लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद कैग, जिसको हमने बोला फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, यही बोला हमने। भाई कैग क्या है? भारत का नियंत्रण प्रणाली का प्रेक्षक, भारत का प्रथम विधि मंत्री है, तो ये भी इसी के अकॉर्डिंग शपथ लेगा। राज्य विधानमंडल के सदस्य जो बाकी हैं वो भी इसी अकॉर्डिंग शपथ लेंगे। यानी कुल मिला के ये शपथ के बारे में थर्ड शेड्यूल हमको बता रहा है कि सारे जितने भी लोग हैं वो इस शेड्यूल के अंदर अपना शपथ लेंगे, और शपथ के अकॉर्डिंग जानते हो कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही शपथ ली जाती है। फोर्थ शेड्यूल कह रहा है इस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान है। यानी हमने 2 हमारी विधानसभाएं हैं स्टेट सेंट्रल लेवल पे, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा के मेंबर चुनने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में से सीटें ली जाती हैं, उनकी सीटों के अकॉर्डिंग राज्यसभा के मेंबर तय किए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि उनका कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होता होगा, ऐसा थोड़ा ना कि हमने उठाया स्टेट से ले लिया और सेंट्रल टेरिटरीज के ले लिए एमएलएस वगैरह और हो गया, ऐसा नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों को चुना होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यानी मान लो यूपी में जितनी स्टेट की सीट है, विधानसभा की सीट है, सीटों के अकॉर्डिंग एक समानुपात लगाया जाएगा और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना हुआ। इंडिया में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव होता है और प्रेसिडेंट वो वाइस प्रेसिडेंट भी इसी मेथड से चुना जाता है। ये याद रखना आप सभी लोग। इसी मेथड से राज्यसभा के मेंबर भी चुने जाते हैं, उसी मेथड से वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। तो इसमें ये होगा कि राज्यसभा के मेंबर कैसे चुने जाएंगे, सीटों को अकॉर्डिंग। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीट है, तो अब उसका एक समानुपातिक निकाला जाएगा इस मेथड के द्वारा। इसका एक मेथड होता है, उस मेथड के द्वारा पता किया जाएगा कितनी सीटें निकलेंगी दिल्ली से। फुल शेड्यूल की बात करते हैं। इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। अच्छा, ये प्रशासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और एक प्रकार का रिजर्वेशन है इनकी कल्चर को लेके। असम हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इनके अकॉर्डिंग इनको रखा गया है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियां। अच्छा, अनुसूचित जातियों की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है SC ST की। 6 शेड्यूल में क्या चीजें हैं? इस शेड्यूल में ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी कि जो 6 शेड्यूल है, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 1 2 3 4 स्टेट, इसमें एक स्टेट और जोड़ देते तो ये 7 सिस्टर है। ये 7 सिस्टर हैं। इन चारों स्टेट को या इससे अधिक जो भी स्टेट है, उनके जनजातीय क्षेत्रों को अलग से एक रिजर्वेशन दिया जाएगा। आर्टिकल 371 है। 370 तो जम्मू कश्मीर को दिया गया, 371 A में ये है, B में ये है, C में ये, इनका एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है इस शेड्यूल के अंदर। तो 3rd शेड्यूल में शपथ पढ़ी हमने, 4th शेड्यूल में हमने राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन किस प्रकार होता है, 5th शेड्यूल में पढ़ा हमने नियंत्रण के बारे में, और 6th शेड्यूल में पढ़े हमने ईस्ट के कंट्रीज के बारे में। अगर आपको लगता है कि जो 4 शेड्यूल मैंने पढ़ाए हैं इसमें अगर कोई कमी नजर आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताओ कि ये कमी है, और नोट्स तो इसमें PDF में पड़े हुए हैं। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर टू चैनल एंड